हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज के जो लिंक हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आपके कम्प्लीटली मिक्स थे। तो आई होप आपको उससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लेंगे। तो चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अबाउट 20 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे। तो देखें क्या है। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास की जो भी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि उससे रिगार्डिंग कोई भी आसपास का क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोगों को एग्जाम में बन जाए और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि रट के नहीं जा सकते, साइंस है, राइट। चले तो नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें आपको मैच करना है। तो आपके पास ए है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन आप सभी जानते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी एल एन, ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट। यहाँ हम ई नॉट के बाद यहाँ पे 2.303 आर टी भी लिखते थे, लॉग लिखते थे, तब ऐसा यहाँ पे एल एन है इसलिए 2.303 नहीं है। तो ये आपका जो है ए जो है वो मैच करेगा 2 से। बी जो है, कोलराउश लॉ ने हमें क्या सिखाया था? कोलराउश लॉ ने हमें सिखाया था कि जो किसी की भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके आयंस के सम के इक्वल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के सम के इक्वल। तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा। फेराडेज लॉ का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मास बोलते हैं इसे, या डब्ल्यू से मैंने बताया था, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। तो ये फेराडे लॉ आपका सी का हो गया 4। अब बची आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन है आपकी फर्स्ट वाली। अब यहाँ पे से ऑप्शन हम मैच कर लेते हैं। तो अब ये ज्यादा ऊपर नीचे हो गए। तो ए का 2 है, बी का 3, ए का 2, बी का 3। तो ये जो है आपको, मुझे बी नजर आ रहा है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, खाली क्वांटिटी के लिए नहीं करा रहा हूं बस। ठीक है, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस की क्वांटिटी पे ना जाए बहुत ज़्यादा, कि हमारे लेक्चर्स जो हैं 400-500 क्वेश्चंस हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट बनाए, कम क्वेश्चंस करके जाओ, अच्छे करके जाओ। ठीक है, एग्जाम में मिल जाएंगे डेफिनेटली। अब देखें, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को बताया था कि अगर आपको 2 स्टेप नजर आते हैं तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक बात ये समझ में आ गई। फिर जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कई बार ये भी सवाल होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें आप देखें कि एक NO है, NOBr है, और एक ही NOBr2 और एक ही NO है। तो रेट जो है वो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा। स्लो स्टेप में जो ये 2 लोग हैं, अगर आगे से कोई नंबर होता तो पावर में आ जाता, फिलहाल पावर में 1 आएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देख लें आप ऑप्शन में, तो ये सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे BO नहीं, इट शुड बी NO। फिर इसी में और क्या पूछा जा सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 इन पावर स्क्वायर करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज फॉर द एज डिटर्मिनेशन। एज डिटर्मिनेशन के लिए आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो C14 यूज किया जाता है, 6C12 भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना वहां पे कार्बन 14 यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसका यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, यानी कि एस्टिमेट करने के लिए एज ऑफ द जीवाश्म कह सकते हैं, फॉसिल कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद है विच अमंग द ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट कलर्ड। तो कलर्ड नहीं होने के लिए हमारे पास जो डी ब्लॉक होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अगर कलरलेस है तो इसका मतलब वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं है। डी ट्रांजिशन नहीं होने का रीजन होता है या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर डी में सब भरे हैं। तो पहले वाले में चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। टाइटेनियम को X मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इट कम्स आउट टू बी 4 एंड शुड बी इक्वल टू +4। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर मैंने कहा है कि 30 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 21 से 30 तक आप याद करें, 1 से 20 तक उम्मीद करते हैं याद होगा आपको। तो 22 में क्या होगा? टोटल तो टोटल लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं।
4 ही आपने निकाल दिए, तो इसका मतलब डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहला वाला क्या है आपका, कलरलेस है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज क्या होती है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड किस में होता है तो सबको पता है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बट इलेक्ट्रोवैलेंट बोल दिया तो इससे किसी किसी को अंदाजा नहीं आएगा कि यार क्या है। तो आयनिक बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या है देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो एक बात ये जानने को मिलेगी तुम्हें कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो कंपाउंड हेलोजन और हेलोजन को मिला के बनते हैं उनको कहा जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। पहला भी हेलोजन हो दूसरा भी हेलोजन, देखो सब में ऐसा ही है। और एक बात और, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपके पास कोई Br और Cl है, उसके कंपैरिजन में Cl2 है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Br-Cl। इसका मतलब यह है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बॉन्ड जो है वो वीक होते हैं। Br-Cl का कंपाउंड जो एटम है वो क्या होगा आपका, वीक होगा एज कंपेयर टू Cl2, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा इसमें वो होगा ClF3। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे कुछ बच्चे IF7 लगा सकते हैं। आई जो है नीचे जैसे जैसे जाते हो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये अच्छा पॉजिटिव बनेगा और अच्छा नेगेटिव बनेगा F। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्टिव ज्यादा नहीं होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारा ClF3, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कम है, 3 F लगे। फिर Br-F3 आएगा, बस पहले वाले से पता चल जाता है। तो उसके बाद ये बाकी सारे सीक्वेंस जैसे भी आ रहे हों, किसी तरीके से भी बन रहे हों, वो हो जाते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट है हमें ये क्वेश्चन डेटा के बेस पे है, मुझे लगा कि डेटा याद हो जाए इस बहाने, तो ये याद रखना है आपको। तो ये जो लगे ना सीक्वेंस में लगे हुए सारे, ये सही लगे हैं, मतलब सब सही लगे हैं, याद कर लेना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के लिए जो हमारे पास IR फ्रिक्वेंसी होती है वो 1700 होती है, ठीक है। और ये अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगी, ठीक है, वेपर फेज में, गैस फेज में। तो ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के लिए तो याद ही रख लेना। अ कंपाउंड कंटेन 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन। डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों, 4 के 4 अलग हो, A B C D। तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो कितने कायरल कार्बन है, अगर ये कह रहा 2 कायरल कार्बन, तो फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए 2 की पावर n। 2 कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन 2 है, तो 2 की पावर 2, तो कितना आइसोमर बनेंगे 4। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर ये आपको एक रिएक्शन दी है, लाइक फ्रीडल क्राफ्ट ये नजर आती है। तो होता क्या है, बेंजीन के ऊपर H तो होते ही है, ठीक है, यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, हर कॉर्नर पे H होता है, तो H और Cl बाहर होता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे CH2 और CH3, प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन ये सही नहीं है। अब होता क्या है कि जब ये Cl यहाँ से जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री। फिर एक रीअरेंजमेंट होगा, अगर ये H इसके पास चला जाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। तो इसलिए बेंजीन जो है वो यहाँ से जुड़ेगा इसके साथ, बीच में से, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट होता है, तो ये बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी का एक कॉमन नेम होता है क्यूमीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम, क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसके बाद है हमारे पास फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस। तो जो टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं, फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलरेंस भी देता है और फेलिंग भी टेस्ट देता है, दोनों टेस्ट दे सकता है। फिर ये है आपके पास क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए जो होता है ना, ए बेसिकली बताता है हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन अमोनिया इन सबके लिए वैल्यू दी है हमें। और पूछा गया था गैस विच कैन बी मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, सबसे जल्दी लिक्विड फॉर्म में किसको आप ला सकते हैं। तो जिनके बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा ए की वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू जहां तक मुझे नजर आ रही है वो है 4, और वो किसके लिए है, अमोनिया के लिए। तो अमोनिया विल बी द राइट आंसर, बट ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, the change of enthalpy of a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in several steps। तो क्या लॉ था ये, हैस लॉ।
इनका कहना ये था कि तुम कोई चेंज एक स्टेप में करो या तुम कोई चेंज 2 स्टेप में करो, तुम ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ, लेकिन एट द एंड तुम पहुंचे तो ए से सी ही। तो मान लो इसमें आपने एनर्जी यूज करी डेल्टा H1, इसमें करी यूज डेल्टा H2 और यहाँ पे तुमने डेल्टा H, तो ये जो इन दोनों का सम है वो इसके इक्वल ही होगा। तो एक स्टेप में करो 10 स्टेप में करो, करना तो तुम्हें पूरा है, उतनी ही एनर्जी लगनी है, तो इसको बोलते हैं हैस लॉ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच देयर इज आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन में मैंने सिखाया है, वीबीटी से सवाल मिलते हैं पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड होगी तो यार देखो तो ही बनेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, यानी कि अंदर के ऑर्बिटल भरे होने चाहिए। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करा के दिखाता हूँ, तो मैं आते हैं, तुम सारे ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है। मुझे देख के अंदाजा आ जाता है तो वाली बात है। पहले इसको चेक कराते हैं, चलो। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 7 को देखो 3d7 और आगे वाले को 2 रख दो 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आएगा कोबाल्ट 3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 s से निकले 1 d से, तो क्या बचा 3d6, 4s खाली 4p खाली। कोबाल्ट के साथ जो अमोनिया होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो होगा क्या 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऑर्बिटल खाली बच गए ना, तो इसका मतलब ये तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिखाने वाला, इनर वाला d2sp3, तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो सीधी सीधी जब आप ए को चेक करेंगे तो ए वाला आंसर आ जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि ए वाले में कैसे पता चल जाता है ना, जिंक तो सब भरा होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और ये सिर्फ 2 पॉजिटिव दिखाता है और आ रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, तो 3d10 4s 0 हो गया। अब डी से तो कोई इलेक्ट्रॉन खर्च ही नहीं हुआ ना, तो हमारे पास s बचेगा, आगे के ऑर्बिटल बचेंगे, तो sp3d2 ही आना है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग के लिए मैंने अभी बताया था, कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज यूज ऑन द फ्रैक्शन दैट। क्यों यूज करते हैं हम इसको? क्योंकि क्या होता है, जो रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो उससे हमें आइडिया लगाया जाता है कि क्या एस्टिमेशन रहेगा इसकी लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा नजर आ रहा है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली, ठीक है। पहली बात है, क्या प्रोटीन जो है वो सिर्फ एमिनो एसिड से मिलके बने हैं? तो क्या कहा जा रहा है इसमें, देखें इसको, रीड करें, बायो वाले बच्चे हैं आप तो काफी चीजें इसमें आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला कह रहा है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड ही तो बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की। पहले एमिनो एसिड बनते हैं, एमिनो एसिड से जोड़ते हो तो पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो एसिड, वो प्रोटीन्स। ऑल प्रोटीन्स हैव अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं सबके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं है। तो अगर सेकंड गलत तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। प्रोटीन्स में इधर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ये बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो पहला सही है, थर्ड भी सही है। ऑल प्रोटीन्स हैव ओनली बीटा हेलिकल, ये भी गलती हो जाएगा ऑब्वियसली, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले तुम्हें आने चाहिए। तो सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, आयरन को x ले लो, Cn -1 होता है तो -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2, तो आयरन आ गया तुम्हारे पास +2, तो आयरन +2 का मतलब हो गया 3d6 4s2 होता है, तो 3d6 बचा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, जोड़े बना के, 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए का तो तुम्हारा क्या आ गया 2, ए का 2 किस किस में है, देखो इन दोनों में है, ए का 2 है ना, ओके। तो ए का 2 इन दोनों में है, और इन्हीं दोनों में अगर हम देखें तो बी अलग अलग है, तो बी से पता चल जाएगा। चलो Fe F6 3 नेगेटिव, Fe का वही अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe हो गया x, F माइनस होता है तो -6 इक्वल टू -3, तो x कितना आ गया +3 आ गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो Fe3 पॉजिटिव में कितने बचेंगे, D5, वीक लिगेंड होता है तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन फैले रहेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बी का होने वाला है 4, तो बी का 4, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें इसे जरा, 74th वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के बारे में मैंने काफी चीजें तुम लोगों को सिखाई हैं। सबसे पहली बात, डाइबोरेन का फॉर्मूला
B2H6, पहली बात। दूसरा, डाइबोरेन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तीसरी बात, इसी में बेंट बॉन्डिंग होती है, बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि B2H6 में कितने ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं ऐसे साइड में लगे होते हैं वो होते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। एक सवाल ये हो सकता है। दूसरा, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पूरा बॉन्ड बनता है ऐसे, इसीलिए इसको बनाना बोलते हैं, ये सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन है, लोग कितने हैं शेयर करने वाले, 3, तो इसीलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है, कि 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 सेंटर है। तो ऐसे कितने, 2 है, ऐसे ये भी है, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने होते हैं, 2। अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑल बॉन्ड्स आर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं। टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड्स, टर्मिनल वाले जो साइड वाले हैं वो तो कोवेलेंट ही होते हैं, नॉर्मल शेयरिंग से बनते हैं। देयर आर 2 3 सेंटर 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड हैं यहाँ पर, 2 हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट ढूंढना है ना इसमें, हाँ ठीक है। तो ये बोरेन के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दी हैं, इसमें मैच करना है आपने, मैच करें जरा। डी ब्रोगली इक्वेशन तो सभी को पता होगा, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ए का हो गया 4th, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन न्यू। बोहर्स इक्वेशन, बोहर सर ने हमें बताया था कि एनर्जी क्या होती है किसी शेल में, तो बी का हो गया हमारा 3rd। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, तो सी का हो गया 1st। अब बचा परमिटिविटी फैक्टर, ठीक है, फिजिक्स में सुनते हैं, यहाँ सुना भी नहीं होगा तुमने सुन के कुछ करना भी नहीं है, आंसर तो आ ही रहा है, तो बस आंसर लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट, परमिटिविटी बोलते थे ना एप्सिलॉन को, छोड़ो रहने दो, बहुत टाइम हो गया होगा तुम्हें फिजिक्स देखे हुए वैसे भी। ग्लूकोज रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट बिकॉज, तो ग्लूकोज क्यों रोटेट कर पाता है प्लेन पोलराइज लाइट को, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन होता है और सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट। सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम इतने देखेंगे आज, बाकी दूसरे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।